Hello my dear student, welcome to the 8th lecture from CBSE class 11 some basic concepts of chemistry and this lecture is brought to you by reaction tube by Shambhumitra Chakravarti। चलिए आज हम करेंगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है, डाउट क्लियर कर लिया है जितने भी कंसेप्ट है इस टॉपिक के। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक क्योंकि हम आज सॉल्व करेंगे पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और साथ ही मैं लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगी इसी सेशन के एंड में। बट बिफोर दैट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आई बटन को क्लिक करके प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो हम आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम मूव ऑन करते हैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्योंकि आज हमारा टारगेट है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मोलर मास कैसे निकाला जाता है? मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि इन तीनों में से मैं आपको मीथेन का सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसमें कार्बन कितने हैं? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 होता है। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो मीथेन का मास हो गया 16 ग्राम। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी निकालना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। ये मैंने लेक्चर नंबर 6 में सॉल्व करके आपको दिखाया है इन द टॉपिक विद द मास परसेंट ऑफ कंपोजिशन। Next is determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। ये empirical formula वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, लेक्चर नंबर 7। Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced जब हमारे ये 3 केसेस होंगे। इसको भी मैंने लेक्चर नंबर 7 एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले में किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सेशन क्वेश्चन नंबर 1.5 से। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट दैट उसका फॉर्मूला है CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? सोडियम एसिटेट का मास निकालना है। हमको गिवन क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम और उस सॉल्यूशन का मोलरिटी और मोलर मास किसका दिया हुआ है? सोडियम एसिटेट। तो ये किस टॉपिक से लिया गया है? ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा। एक बार आपने वीडियो को पॉज करके आई होप ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml और ये कितना दिया हुआ है? कंसंट्रेशन मोलर, यानी आपको मोलरिटी दिया हुआ है। मोलरिटी कैपिटल M और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 500 ml को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में, तो ये हो जाएगा 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि सोडियम एसिटेट हमें नहीं पता, लेकिन मोलरिटी हमें क्या है पता, कितना है? इट इज 0.375। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट मिल सकता है। तो मैं x को एक तरफ करके 0.5 इंटू 0.375 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटेट आयन निकाल लिया। बट हमसे पूछा तो है मास ऑफ सोडियम एसिटेट। अब देखिए फॉर्मूला क्या है मोल्स का? गिवन मास बाय मोलर मास, यही मेरा फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का विद रिस्पेक्ट टू मास। मोल्स मेरे निकल गए कितने हैं? 0.5 इंटू 0.375। गिवन मास ही तो निकालना है तो इसको y लिख देती हूँ और मोलर मास इज गिवन 82.0245। तो यहाँ से y निकल जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.375 इंटू
82.0245 ग्राम और मेरा फाइनल आंसर इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15.379 ग्राम. I hope it is clear to you, clear to everyone. I hope it is clear. Next question. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density of 1.41 gram per milliliter and the mass percent of nitric acid in it being 69%. चलिए वीडियो को एक बार पॉज करके मेरे साथ ट्राई कीजिए. आई होप इसे भी आपने एक बार ट्राई कर लिया हो. चलिए अब मैं आपको 1.6 भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ. तो इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट करने लायक है कि आपको एक टर्म यूज हो रहा है मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म होता है? मोलरिटी. ओके, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ पे मेरा सोल्यूट कौन है? नाइट्रिक एसिड. अब देखिए नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि नाइट्रिक एसिड मास परसेंटेज में यानी कि बाय मास सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है? 69%. तो मैं लेट करके अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा नाइट्रिक एसिड कितना प्रेजेंट है? HNO3 100 ग्राम और उसमें बाय मास HNO3 कितना है? HNO3 69 ग्राम. तो बाकी का क्या होगा? जिससे ये सॉल्यूशन बन रहा होगा वो चीज होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट काम है मेरा इस सोल्यूट का मोल्स निकालना. तो गिवन मास तो है, मोलर मास निकालना पड़ेगा क्योंकि मोल्स का मोलर मास के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. तो मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू गिवन मास इज 69. अब HNO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं. हाइड्रोजन कितना है? 1. नाइट्रोजन कितना है? 14, लेकिन एक ही है. और ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक मास 16 और ये 3. तो इसका मोलर मास आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो इसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं. तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर गिवन मास बाय मोलर मास. अब देखिए इससे हमारे मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.095 मोल. यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? मोलरिटी का आधा फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो मिल गया. अब दूसरा हिस्सा है इसी फॉर्मूले का डिनोमिनेटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है कि नहीं. इन अ सैंपल व्हिच हैज अ डेंसिटी. अरे भाई हमें तो डेंसिटी दे दिया है, कोई बात नहीं. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. और हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम. तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को ऊपर भेज देते हैं और डेंसिटी को नीचे डाल देते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम. क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन हमने क्या मान लिया? HNO3 का सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है? 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर. तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा 70.92 ml. बट माइंड वन थिंग, मोलरिटी में डिनोमिनेटर जो होता है उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में. हमारे पास क्या है? वॉल्यूम मिलीलीटर में. सो वी हैव टू चेंज इट इनटू लीटर. तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70.92 into 10 to the power -3 लीटर. अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब सीधे मोलरिटी के फॉर्मूला में इसको डाल देते हैं. सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर न्यूमरेटर में डाल दिया, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया. 72 into 10 to the power -3. तो मेरे मोल्स कितने आ गए? मोलरिटी कितने आ गए? या फिर मैं कह सकती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स ऑफ लीटर या फिर मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड का मेरा आंसर आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. यानी कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर हमें मिलेगा. तो पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मेरे साथ इसको चेकआउट कर लीजिए. तो एक मोल अगर हमने, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एक मोल अगर हमने CuSO4 लिया तो इसमें कॉपर कितने होंगे? 1 मोल कॉपर होंगे. 1 मोल कॉपर होगा कि नहीं? अगर एक मॉलिक्यूल हमने CuSO4 को लिया तो उसमें कितना कॉपर है?
कॉपर का एक ही एटम है, तो एक मॉलिक्यूल की जगह अगर एक मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ CuSO4 लिया तो उसमें कॉपर भी कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ, तो उसी को तो मोल बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट निकालते हैं CuSO4 का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ CuSO4 कैसे निकालेंगे, CuSO4, कॉपर का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का होता है हमारा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा 159.5 ग्राम, इतना आ जाएगा। तो ये हो गया मोलर मास, फाइन। अब अगर हम इतने ही मास की बात करें तो 159.5 ग्राम अगर हमने CuSO4 लिया तो इसमें बाई मास कॉपर कितना प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक मोल कॉपर है तो एक मोल कॉपर का मास कितना होता है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। हमसे पूछा है कितना 100 ग्राम, तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1 ग्राम ऑफ CuSO4 के लिए कितना 63.5 बाई 159.5 और 100 ग्राम के लिए इसी के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.81 ग्राम। तो चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज 1.8, ये भी मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपको करवा दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9। अच्छा, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, एवरेज एटॉमिक मास वाला लेक्चर, उसको चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी वहां पे सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1.10 ये भी शायद नहीं, ये मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, तो मैं ये वाला आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलिए एक बार पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6, in 3 moles of ethane calculate the following: number of moles of carbon atom, number of moles of hydrogen atom and number of molecules of ethane। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया है। तो अब देखिए मैं बताती हूँ, देखिए एक मोल अगर मुझे इथेन मिला C2H6, एक मोल C2H6 में कार्बन के कितने मोल होंगे, कार्बन के कितने मोल होंगे 2 मोल होगा कार्बन का, ठीक है। अगर मैंने 3 मोल लिया तो 3 मोल अगर इथेन का लिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 मोल ऑफ कार्बन, सिंपल। उसी तरीके से अगर मुझे हाइड्रोजन के लेना पड़े, एक मोल इथेन में कितने हाइड्रोजन है, देखिए 6 मोल हाइड्रोजन, तो फिर 3 मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे 6 इंटू 3 18 मोल हाइड्रोजन, हो गया। अब आते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब देखिए एक मॉलिक्यूल अगर हम एक मोल इथेन का लेते हैं 1 मोल ऑफ इथेन, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एवोगैड्रो नंबर, तो इसको मैं सिंबलाइज करती हूँ Na। तो 3 मोल में क्या होगा 3 मोल इथेन में 3 मोल अगर मैंने इथेन लिया तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 3 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, हो गया सॉल्व। So easy it is, okay। The next problem, what is the concentration of sugar C12H22O11 in moles per liter। देखिए मोल्स पर लीटर है यानी कि मोलरिटी की बात हो रही है। If it's 20 ग्राम are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liter। इसको भी वीडियो पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। आई होप इसको भी आपने ट्राई किया होगा, बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। देखिए मोल्स पर लीटर यानी मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी यानी ऊपर क्या होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले हमें क्या चाहिए सोल्यूट को पहचानना पड़ेगा, सोल्यूट जो कम मात्रा में होती है। 20 ग्राम ऑफ सुगर इज डिसॉल्व्ड यानी सुगर इज माय व्हाट सोल्यूट, तो सोल्यूट का निकाल लेते हैं मोलर मास। गिवन मास कितना है, चलिए इसका मोल्स निकालते हैं। मोल फॉर सुगर, गिवन मास इज 20 ग्राम और सुगर का मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास होता है 342। कुछ कंपाउंड होते हैं जो जनरल उनके याद रखिएगा, जैसे कि सुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, बार बार इनका इस्तेमाल करना है। कैसे निकालना है ये हम कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ से इनका क्या निकल जाएगा मोल्स, ओके फाइन। इसका मोल्स का आंसर आ जाएगा 0.585
मोल। अब हमें वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 2 लीटर। कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मोलरिटी में वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, तो नीचे 2 लगा देते हैं, ऊपर 0.585। डन। अब इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.02925 मोल पर लीटर। यूनिट देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the density of ethanol is 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? मोलरिटी आपको दे दी है, डेंसिटी आपको दे दी है, वॉल्यूम आपको दे दी है। ओके, बट कितना वॉल्यूम हमें चाहिए इतना लीटर बनाने के लिए, यानी इनिशियल वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। सो एज यूजुअल पहले ट्राई कीजिए, फिर मेरे साथ कंपेयर करके मैच करके चेक कर लीजिए। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। चलिए आप मेरे साथ अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा प्रॉब्लम था, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.73 kg पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम हमें निकालना है। तो जरा मैं इसको आपको सिनेरियो एक बार समझा देती हूँ है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि हमें डेंसिटी कितनी दी हुई है। लेट राइट द डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी हुई है हमारी 0.793 kg पर लीटर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निकल रहा है 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास, 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास मिथेनॉल कितना प्रेजेंट है बाय मास 0.793 ग्राम। अगर मैं बोलूं 1 लीटर सोल्यूशन में 0.793 ग्राम प्रेजेंट है, इसकी जगह मैं बोलूं 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है मेरे मिथेनॉल के, इट विल बी गिवन मास बाय मोलर मास। तो मिथेनॉल का मेरा मोलर मास कितना हो जाता है, देखिए CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मूला, तो इसका मोलर मास आ जाएगा आपका 32 ग्राम पर मोल। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 32, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 24.78 मोल पर लीटर। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो डेंसिटी से हमने निकाल लिया कि कितने मोल्स प्रेजेंट है। अब देखिए सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो क्या है कि हमारे पास एक जार है जिसमें क्या रखा हुआ है, मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल रखा हुआ है। कितना है क्या है वॉल्यूम हमें नहीं पता, ठीक है, बस हमने निकाल लिया उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसमें कितने मोल्स है। नेक्स्ट इसको हमें ट्रांसफर करना है दूसरे सोल्यूशन में, दूसरे जार में, जहां पे हमें इसको ऐड करने के बाद इसका फाइनल वॉल्यूम हमें कितना करना पड़ेगा, 2.5 लीटर। हमें नहीं पता मिथेनॉल कितना, लेकिन इसको इसमें डालने के बाद इस जार का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इट विल बी 2.5 लीटर, और इसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.25 मोलर। अब देखिए जितना यहाँ पे मिथेनॉल के मोल्स होंगे उतने ही मिथेनॉल्स के मोल इस तरफ होंगे। तो मान लीजिए कोई XYZ जो भी है वो क्या होगा, इधर भी होगा, और उसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, डेंसिटी जो हमारी गिवन थी उसी के रेस्पेक्ट में हमने इसको कैलकुलेट किया। तो देखिए, तो मिथेनॉल के कितने मोल्स थे, 24.78 पर लीटर, उतने ही मेरे दूसरे वाले में भी आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको होगा। अब देखिए दोनों जार में क्या है, मिथेनॉल के मोल्स क्या है मेरे सेम है। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए यहाँ पे मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, 2.5, राइट। यहाँ पे डेंसिटी के हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर भी मिथेनॉल है, यहाँ पर भी मिथेनॉल है, दोनों पे ही कितने मोल्स है मिथेनॉल के, 24.78, इधर भी कितना है 24.78। लेकिन दोनों में सॉल्यूशन की क्वांटिटी अलग होने की वजह से दोनों की क्या हो जाएगी, मोलरिटी अलग हो जाएगी। इसकी मोलरिटी हमें कितनी करनी है, 0.25, और वॉल्यूम कितना है 2.5, और इसकी मोलरिटी कितनी निकाल ली हमने, 24.78।
तो ये था मेरा पहले का सिचुएशन, ठीक है। अब फिर हमने इस जार में कन्वर्ट करके इस जार में इस सोल्यूशन को डाल के दूसरा सिचुएशन क्रिएट किया। अब हमसे पूछा है कि इसका कितना वॉल्यूम इसमें डालेंगे, मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम इस जार में डालेंगे कि मेरा फाइनल वॉल्यूम हो जाए 2.5। तो इनिशियल अगर मैं निकालू इनिशियल जार का वॉल्यूम या फिर इनिशियल जार में और इसमें क्या है, दोनों में तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे क्या है, सेम है, राइट। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv। तो इसका इनिशियल वैल्यू नंबर मोलरिटी का कितना होगा, m1, इनिशियल वॉल्यूम v1, और फाइनल इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, मोलरिटी m2, और इसका क्या हो जाएगा v2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे m1 कितना है मेरा 24.78, जो मैंने डेंसिटी के हेल्प से निकाल लिया, ये रहा। क्या निकला, इतने मोल्स पर लीटर, वही तो होता है मोलरिटी। वॉल्यूम का ही तो पता करना है, वॉल्यूम हमें नहीं पता, और दूसरे का मोलरिटी हमको बता दिया कि कितना हमें करना है 0.25, और वॉल्यूम कितना करना है 25। तो यहाँ से V1 मेरा निकल जाएगा एंड इट विल बी 0.025 लीटर। इसको मिलीलीटर में भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सही बात है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज shown below. Pascal is equals to 1 Newton per meter square. If the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter cube, calculate the pressure in Pascal. इसमें आपको सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन करना है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो एक बार। What is the SI unit of mass? SI unit of mass is gram. How it is defined? It is very easy, you can do it. Next is match the prefixes. ये भी बहुत आसान है। इसमें देखिए माइक्रो क्या होता है, डेका क्या होता है। देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था बताया था कि इसमें से कुछ ऐसा एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं याद रखिएगा तो भूल जाइएगा, आगे चेंजेस जो होंगे ना कैलकुलेशन में वहाँ फंस जाइएगा। तो चलिए याद दिला देती हूँ। माइक्रो का होता है ये वाला, डेका का हो जाएगा आपका this one, डेका मीन्स 10, मेगा हो जाएगा 10 to the power 6, ये रहा 10 to the power 6, सॉरी माइक्रो 10 to the power -6 है। देखिए माइक्रो इज 10 to the power -6, और गीगा हो जाएगा 10 to the power 9, एंड फंटो हो जाएगा 10 to the power -15। सो इट इज डन। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मैंने इनिशियल लेक्चर्स में आपको बता दिया था। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीपीएम पे ऊपर है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। A sample of drinking water is found to be severely contaminated with chloroform. Chloroform हो गया CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. Carcinogenic मतलब जिससे कैंसर हो सकता है, ऐसा चीज है। The level of contamination was 15 ppm. 15 ppm मतलब होता है parts per million। जैसे अगर परसेंटेज बोलते हैं ना, जैसे 1% मतलब 1/100, तो 15 ppm मतलब 15/1 मिलियन, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। तो इसको मास परसेंट में हमको एक्सप्रेस करना है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मास परसेंट। तो मास परसेंट वो भी पीपीएम में कैसे निकालेंगे अभी बताया, जैसे परसेंटेज में होता है डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी डिवाइडेड बाय मिलियन, दैट इज 10 to the power 6 into 100। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1.5 into 10 to the power -3%। चलिए ये हो गया। दूसरा है आपको यही चीज मोलालिटी में एक्सप्रेस करना है। मोलालिटी जब आपका सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल्स, और सॉल्वेंट किस में चाहिए, ग्राम केजी में चाहिए। सॉल्वेंट आपको किस में चाहिए, केजी में। तो किसका मोलालिटी निकालना है, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का पहले हम निकाल देते हैं मोल्स। मोल्स के लिए क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना हो गया, दिस मच, 1.5 into
10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म का स्पेलिंग फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3। ये 100 ग्राम में हो गया, और अगर 1000 ग्राम में होगा तो यही चेंज हो जाएगा। दिस इज फॉर 100 ग्राम, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 फॉर 1000 ग्राम, क्योंकि हमें तो मोलारिटी निकालना है ना, मोलारिटी 1000 ग्राम में होगा, तो गिवन मास बाय इसका क्या होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स के लिए इसको, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास इज वेरी इजी, यू कैन काउंट इट 119.5, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा मोलर मास 1.25 10 की पावर माइनस 4 मोलरिटी। समझ में आया? हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमें किस में चाहिए, ग्राम में, केजी में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोलारिटी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया और फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नेक्स्ट इज आपको साइंटिफिक नोटेशन, ये दोनों हम इनिशियल लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्शंस आर वेरी इजी, कन्वर्शंस आर वेरी इजी, फिर भी बता देती हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। किलो सबसे ऊपर होता है, मिलीमीटर सबसे नीचे होता है, ठीक है। और अगर इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किस में जाएगा, पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर, यही हो जाएगा 10 टू द पावर 15 पिकोमीटर पे। उसके बाद आ जाता है आपका 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को आपको केजी में लेना है, यही हो जाएगा -6। ये देखिए एक ही चीज है, उल्टा कर दिया गया, बड़ा से छोटा, यहाँ पे छोटे से बड़ा। एंड नेक्स्ट इज मिलीग्राम टू नैनोग्राम, नैनोग्राम और छोटा, यानी कि 10 टू द पावर 6, ठीक है, दिस इज 10 टू द पावर 6। इस तरीके से लीटर भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। Next is our question number 1.22. If the speed of light is this, calculate the distance covered by the light in 2 nanosecond. ये तो क्लास 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 0.600 मीटर। वेरी इजी। चलिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले स्लाइड्स में मैंने कर दिया है, आपको लेक्चर नंबर 7 में देखने को मिल जाएगा, और लेक्चर नंबर 6 में, सॉरी, लेक्चर नंबर 6 में देखने को मिल जाएगा। तो अब करते हैं 1.24। ये मैंने आपको वहां नहीं बताया था, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखिए प्रॉब्लम को। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, ओके, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करें। डाई नाइट्रोजन मतलब क्या है, N2, डाई हाइड्रोजन मतलब क्या है, H2। दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया, NH3। ओके, तो आपको इस इक्वेशन को समझना है और समझ के बताना है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। फिर बताना है क्या इसमें से कोई बचेगा, तो हाँ, तो कौन बचेगा, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम है। चलिए इसको सॉल्व करते। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 7 में, जो मैंने लास्ट में डिस्कस कर दिया है। तो ये बहुत आसान है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 आर डिफरेंट। देखिए, ये मोल की बात कर रहा है, ये मोलारिटी की बात कर रहा है। इसको कैसे बताएंगे, मोल्स मतलब क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका Na2CO3 का जो भी गिवन मास है, उसका अगर हम डिवाइड करेंगे Na2CO3 के मोलर मास से तो मोल्स मिलेंगे, और उसी को अगर हम डिवाइड कर देंगे उसी के वॉल्यूम, वो भी 1 लीटर में, तो हमको मिल जाएगा मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मैं S लिख दे रही हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो पहला वाला जो है वो तो मोल है, दैट मीन्स टॉप वन।
और जब उसको डिवाइड करेंगे हम लीटर से, वॉल्यूम इन लीटर, तो आपको मिल जाएगा दूसरा वाला. इट इज डन. If 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen, how many volume of water vapor would be produced? ये भी आपका limiting reagent वाला प्रॉब्लम है. तो इसको जरा करते हैं. इसका हो गया हमारा कितना, 10 volume of dihydrogen. 10 volume of dihydrogen, it is reacting with 5 volume of oxygen to give water. उससे पहले तो इसको जरा हम सही से लिख लेते हैं. अगर हम लिखे H2 plus O2 बैलेंस्ड इक्वेशन अगर करें तो H2O में 2 2 4 2 2. So this is I think balance. This will be balance 2. No sorry यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा. हाँ अब बैलेंस है 4 और इधर 2. तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहता है, 2 मोल हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर बनेगा. ठीक है. अब उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 5 मोल के साथ, तो पानी कितना बनेगा. नाउ इफ वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. राइट. यहाँ से हमें कितना वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, 2. तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो 10 और 5 का भी रेशियो क्या होता है, 1:2, और ये 2:1 हो गया. यानी कि हमें पानी के मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे, ओनली 2 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. 10 और 5 का देखिए 2:1 में रेशियो आ रहा है. तो यहाँ पर भी अगर 2 मॉलिक्यूल पानी बन रहा है तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल ही पानी का बनेगा. सो हेंस 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे. Again, if I need to clarify it, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन कर लीजिए, उसके जितने भी मोल्स हैं उनको नीचे लिख लीजिए, फिर जो मोल्स दिए हुए उसको उसके नीचे लिखिए और चेकआउट कीजिए क्या ये मैच कर रहे हैं. अगर मैच कर रहे हैं तो लिख दीजिए. 2 मोल हाइड्रोजन के लिए अगर 2 मोल वाटर बन रहा है तो 10 मोल हाइड्रोजन के लिए 10 मोल वाटर बनेगा. इट इज डन. नेक्स्ट आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट. ये भी मैंने आपको समझा दिया है. अच्छा नेक्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट. ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम हम कर चुके हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम. तो मोल्स कंसेप्ट से आप इसको निकाल सकते हैं. देखिए सबका एक ही ग्राम में वेट दे दिया है तो सबका क्या होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर. एक तो होता है गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर. ऑल्सो और एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है. गिवन मास बाय मोलर मास. तो गिवन मास इज 1 ग्राम ऊपर रखिए और रखिए एयू का, गोल्ड का मोलर मास. तो इससे आपको क्या मिल जाएंगे, मोल्स. एवोगैड्रो नंबर पता है और वहां से आप क्या निकाल लोगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इस तरीके से सबके मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, जिसका ज्यादा है वो आंसर हो जाएगा. Calculate the molarity of solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is this. So this is a mole fraction. चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं. Calculate the molarity. देखिए molarity मतलब पहले फॉर्मूला पे आ जाते हैं. molarity मतलब हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, moles of solute divided by volume of solution in liter. अब देखिए वॉल्यूम कहीं पे मेंशन नहीं हुआ है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर. तो यहाँ पे पहला तो बात ये क्लियर हो गया कि इथेनॉल मेरा सोल्यूट है और वाटर मेरा सॉल्वेंट है. इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज गिवन. ठीक है. और डेंसिटी हम क्या मानेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1. तो यहाँ पे पानी का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो पानी का वॉल्यूम हम क्या लेते हैं, 1 लीटर. राइट. अब गिवन क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद कीजिए. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ, ऐसे सिंबल तो ये था, और इथेनॉल के आपको दिए हुए हैं मोल फ्रैक्शन. तो इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल, और दूसरा कौन है सॉल्वेंट, पानी, इज वाटर. तो इसका वैल्यू मेरा दे दिया है, कितना दे दिया है, 0.040. फाइन, ये दिया हुआ है. और किसकी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालने बोला है.
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी का मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि भाई डेंसिटी तो दिया हुआ है, तो डेंसिटी अगर दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है, मोलरिटी का कैलकुलेट 1 लीटर में होता है। 1 लीटर यानी कि यहाँ पे 1000 मिलीलीटर, या फिर मास के रेस्पेक्ट में होगा तो 1000 ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास क्या हो गया पानी का, 1000 ग्राम, और पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो यहाँ से पानी के मोल्स निकल गए कितना, 55.55 मोल पर ग्राम। अब यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट, तब तो इजी हो जाएगा। देखिए इस जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 0.040, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, पानी के मोल्स के वैल्यू यहाँ पे डाल देती हूँ, दैट इज 50, इसको जरा इरेज कर लेते हैं, हाँ, प्लस 55.55। अब देखिए एक ही मेरा अननोन वेरिएबल रहता है ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से इथेनॉल के मोल्स मेरे कैलकुलेट होके आएंगे अप्रोक्सीमेटली 2.314 मोल पर ग्राम। अब पूछा है मोलरिटी, मोलरिटी किसका है, सॉल्यूट का, तो ऊपर इसको डालो, और नीचे मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी माय मोलरिटी। सो चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 एटम। देखिए इसका आंसर आपको जब हमने एटॉमिक मास पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि इसका मास कितना होगा। 1 मोल कार्बन एटम, मैं एक मिनट बताती हूँ इसको रब करके। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर 1 मोल हमने कार्बन का लिया, 1 मोल कार्बन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन के कितने होंगे, क्या होंगे, एटम्स होंगे, और इनका अगर हम मास मेजर करें तो कितना होता है, 12 ग्राम। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इतने एटम का मास इतना है, तो एक का कितना होगा, यूनिटरी मेथड, 12 by 6.022 10 to the power 23, इसका आंसर आ जाएगा 1.993 10 to the power -23 ग्राम। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली, ये भी हम कर चुके हैं, ये सारे हमने एवरेज एटॉमिक मास वाले में कर लिया है, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.69 gram of water and no other product. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. तो आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इट इज वेरी इजी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। देखिए इसको मैं आपको और अच्छे से एक बार समझा देती हूँ। जब भी ऐसे प्रॉब्लम आपको करना है ना, पहले एक टेबल बनाइए, टेबल बनाइए, गिवन एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, फिर उनका निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। पहले लिखिए एलिमेंट्स, ठीक है, फिर लिखिए गिवन मास, देखिए सबका मास दिया हुआ है, गिवन मास, फिर लिखिए एटॉमिक मास, फिर निकाल लीजिए मोल्स, और फिर निकाल लीजिए सिंपल रेशियो। फाइन, अब एलिमेंट मेरे क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन gives this much carbon dioxide, this much gram of water and no other product. तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है मेरे, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर दोनों के गिवन मास लिखिए, फिर एटॉमिक मास लिखिए, फिर इनके मोल्स निकालने हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं जरा आपको डिटेल में करके दिखाती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देती हूँ। सॉल्यूशन, तो देखिए प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 3.38 ग्राम है। तो पहले इस कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना मास है, 44 ग्राम।
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में तक कितना प्रेजेंट है? कार्बन मेरा 12 ग्राम प्रेजेंट है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो 12 ग्राम प्रेजेंट है। तो 44 ग्राम में अगर 12 ग्राम प्रेजेंट है तो 3.38 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट होगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 44 इंटू 3.38 ग्राम। तो यहाँ पे कार्बन का मुझे मास मिल गया 0.9217 ग्राम, कार्बन का मास मिल गया। अब देखिए पानी में भी बोला है, तो 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम, 1 मोल मतलब क्या होता है? 18 ग्राम अगर मैंने वाटर लिया तो उसमें मेरा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 2 ग्राम। 2 ग्राम मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख देती हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो पानी का मेरा कितना मास दिया हुआ है? पानी का दिया हुआ है मेरा 0.690 ग्राम, इतना मुझे पानी का दिया हुआ है। तो इतने पानी में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.690, तो इसमें आ जाएगा मेरा 0.076 ग्राम। अब क्योंकि इस कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो टोटल कंपाउंड का मास मेरा इन दोनों को सम करने पर ही निकल जाएगा, राइट? तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास दोनों को ऐड कर देते हैं। कार्बन का मास क्या हो गया? 0.9217 प्लस 0.076 ग्राम। तो मेरा कार्बन का टोटल मास कितना आ गया? 0.9984 ग्राम। समझ रहे हैं? आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है और आपको वाटर का मास दिया हुआ है, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन का निकाल लीजिए, कार्बन का निकाल लीजिए, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमको एलिमेंट्स लिखना पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टोटल कंपाउंड का मास मिल गया। अब मैं क्या निकालूंगी? परसेंटेज निकालूंगी। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालूंगी? कार्बन का कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास परसेंटेज जैसे निकालते थे, 0.9217। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 0.9984 इंटू 100। तो कार्बन का परसेंटेज आ गया 92.32%। और हाइड्रोजन का क्या होगा? 100 से माइनस कर दीजिए, ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि दो ही तो कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? 100 माइनस 92 पॉइंट दिस, दैट विल बी 7.68%। ठीक है, अब एलिमेंट्स को यहाँ लिखते हैं, टेबल बनाते हैं। एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, एटॉमिक मास, फिर निकाल लीजिए मोल्स और फिर निकाल लीजिए रेशियो। एलिमेंट है मेरा एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज है 92.32, हाइड्रोजन का हो गया 7.68, एटॉमिक मास इसका 12 और इसका 1। अब आते हैं मोल, गिवन मास बाय मोलर मास। तो कार्बन का आ जाएगा 7.69 और हाइड्रोजन का आ जाएगा 7.68। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C1H1। हो गया। so, इस तरीके से दूसरा आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट 1। ठीक है, अब यहां से हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है मोलर मास ऑफ द गैस, इसलिए देखिए इस लाइन को पढ़िए। A volume of 10 liter which is measured at STP of this building gas is found to be 11.6। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि 11.6 मास किसका आ रहा है? 10.0 लीटर का। 10.0 लीटर जो भी गैस का वॉल्यूम है उसका मास कितना आ रहा है? 11.6 ग्राम। और ये सारा खेल किस पे हो रहा है? STP पे। और STP पे हमें पता होता है कि 1 लीटर अगर मैं निकालू आपको यूनिटरी मेथड में, तो 1 लीटर का कितना मास होगा? 11.6 बाय 10.0 और STP में होता है 22.4 लीटर 1 मोल का। तो इसका कितना निकल जाएगा? इट विल बी 11.6 बाय 10 इंटू
22.4 लीटर, तो इसका मेरा मास आ जाएगा 25.98 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 26 ग्राम भी लिख सकते हैं। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कॉमन फैक्टर मैंने n बताया था आपको। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऊपर मोलर मास, ऊपर आपको चाहिए मोलर मास ऑफ गैस, राइट। नीचे आपका हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, C और H। तो C और H का क्या होगा, 12 + 1 13, राइट। n मेरा कितना है, व्हाट इज n, n इज चल के निकाल के देखते हैं। मोलर मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 26 ग्राम, निकल गया ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13, तो ये तो आ गया 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, C2H2, ठीक है। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction CaCO3 plus 2HCl, जिससे हमें मिल रहा है CaCl2 CO2 plus H2। हमें CaCO3 का मास बताना जो completely रिएक्ट कर जाए 25 ml of 0.75 मोलर HCl। चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 1.35 को। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि 0.75 मोलर HCl हमें दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है कितना CaCO3 का मास हमें चाहिए कि 25 ml इसके साथ रिएक्ट कर ले। तो पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि 0.75 मोलर HCl में बाय मास HCl कितना प्रेजेंट है। अगर मैं 0.75 मोलर HCl बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.75 मोल ऑफ HCl मेरा प्रेजेंट है इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर में इतना, ठीक है। तो 1 लीटर में इतने मोल्स है, तो 1 लीटर में 1 लीटर में कितना बाय मास प्रेजेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कह रहा मोल्स का क्या था, मोल्स का मैं स्मॉल n से लिखती हूँ। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5, ठीक है। और मोल्स मेरे कितने दिए हुए हैं 0.75, तो इनटू 36.5 कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, गिवन मास, राइट। तो इसमें गिवन मास मेरा कितना आ जाएगा, तो गिवन मास ऑफ HCl फॉर 0.75 मोलर HCl मेरा हो जाएगा 0.75 इंटू 36.5। अब 36.5 मोलर मास समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो वहां से ये आया है। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 27.375 ग्राम। इतना ग्राम HCl का प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। अब 1 लीटर की जगह मैं इसे क्या कह सकती हूँ, 1000 ml में प्रेजेंट है। 1000 ml में कितना ग्राम मेरे HCl का प्रेजेंट है, 27 ग्राम। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 27 ग्राम लिख रही हूँ। तो फिर 25 ml में कितना प्रेजेंट होगा, अगेन इट विल बी यूनिटरी मेथड। सो 27, इसको फिर से डेसिमल में लिख देती हूँ, 375 डिवाइडेड बाय इट विल बी 1000 इंटू 25। तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरा 0.6844 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए केमिकल इक्वेशन को देखिए कि इसमें 2 मोल HCl क्या करता है, रिएक्ट करता है 1 मोल CaCO3 के साथ, राइट। 2 मोल HCl कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 1 मोल CaCO3 के साथ। और 1 मोल CaCO3 मतलब क्या होता है, कितना, 100 ग्राम। 1 मोल CaCO3 मतलब होता है 100 ग्राम। तो फिर कितना अमाउंट CaCO3 रिएक्ट करेगा, इतना ग्राम HCl के साथ। देखिए फिर से समझिए, 2 मोल की जगह अंदर ही अंदर मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl reacts with how much, 100 ग्राम, क्योंकि 1 मोल मतलब 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है।
इतना ग्राम, तो अब ग्राम में लिखती हूँ 1 ग्राम ऑफ HCl will react with 100 by this 2 into 36.5 और this much 0.684 ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, 6844 ग्राम। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 0.9639 ग्राम। सो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम देखते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय ट्रीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ओके, MnO2 विथ aqueous HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जिसमें देखिए 4 मोल HCl 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्लोरीन बनेगा। अब आपसे पूछा है कि कितना HCl हम लेंगे कि वो रिएक्ट करे 5 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ। अब यहाँ पे हेल्प करेगा हमारे ये बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर हम देखें 1 मोल MnO2 रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली 4 मोल HCl के साथ, ठीक है। अब इसको मैं मास में अगर लिखूं, MnO2 का मोलर मास निकालेंगे तो आ जाएगा ये 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts completely with कितना है मेरा HCl हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 36.5 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। अब हमसे पूछा है कितना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। इतना ग्राम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम, तो इसको 1 ग्राम ऑफ HCl will react with how much, इसका उल्टा हो जाएगा, इसको जरा घुमा के लिख सकते हैं या फिर सीधा यूनिटरी मेथड है, आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो 0.5 ग्राम MnO2 रिएक्ट कर जाएगा कितने के साथ, दिस विल बी 146 divided by 87 multiplied by 0.5 ग्राम ऑफ HCl। यूनिटरी मेथड है, बीच का मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया जहाँ पे 1 ग्राम को कंसिडर करते हैं, बाकी एज इट इज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.4 ग्राम ऑफ HCl। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कंप्लीट NCERT, ओके। तो नेक्स्ट आपका बच जाता है आपका जो लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कि आपका CBSE PMT में पूछा गया है। चलिए मैं अब उसको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, इसमें मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो यहाँ पे पहले तो मोल्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म पे क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय गिवन, मैं लिख देती हूँ एक बार, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। Na I am writing for the Avogadro number, और क्योंकि गैसेस एट STP तो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा मैक्सिमम नंबर किसमें है, तो दिया क्या हुआ है 15 लीटर में दिया हुआ है। तो 15 बाय 22.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x मान लेते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4.032 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से नाइट्रोजन गैस है, 5 को 15 की जगह बिठाइए, तो इसमें आंसर आएगा आपका 1.34 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसमें आएगा आपका 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23, और लास्ट में आएगा आपका 1.88 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐसा ही एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हमने NCERT के एक्सरसाइज में भी किया, जहाँ पे 1 ग्राम आपको दिया हुआ था गोल्ड का और अदर एलिमेंट का, सेम टू सेम चीज ही है। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है, इसमें है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि मेरे जितने भी मेहनत है वो रंग लाए और मैं मेहनत कर सकूं। और प्लेलिस्ट को एक बार से जरूर से चेक कीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती। दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर।